तो आज हम करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो ये है NS1 to 2। ये तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो। एस ऑर्बिटल में वी ऑल नो कि दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। अब एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंडियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ओके। अब जो ग्रुप 1 है उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो अल्कलीन होते हैं नेचर में। इनका अल्कलीन नेचर होता है। अल्कलीन मीन्स बेसिक। तो अल्कलीन, इनके इन एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स के अल्कलीन नेचर की वजह से इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1। नाउ कमिंग टू ग्रुप 2, जो है जिनको हम कहते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो अल्कलीन होते हैं नेचर में, इसलिए अल्कलीन लग गया। और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए अर्थ लग गया। तो अर्थ क्रस्ट में इनके अल्कलीन हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलीन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2। और ये याद रखना कि ये दोनों ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ओके। अब देखो, डाउन द ग्रुप जाने पर, टॉप से बॉटम जाने पर साइज जो इंक्रीज करता है। वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली जो होता है डाउन, नीचे जाने पर कम होता है। और डेंसिटी जो है वो जनरली जो है वो इंक्रीज करती है ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अब यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगी। और कंडक्टिविटी का याद रखना, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पर, और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। और हम अब एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में देखो एक्सेप्शंस वगैरह क्या हैं। अब देखो, जो ग्रुप 1 है उसमें मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करता है, और बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो मेटेलिक बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है डिक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी जो है डिक्रीज करते जाते हैं। ग्रुप 2 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन होता क्या है, कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर देखो डिक्रीज होना चाहिए। ये देखो ये है डिक्रीज होने वाला, लेकिन होता क्या है, मैग्नीशियम जो है वो सबसे उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। ये थोड़ी एक्सेप्शन आ जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट में ये वाला है ट्रेंड। मैंने इसको कैसे याद किया है मैं आपको बताता हूं। ठीक है। मैंने इसको याद किया है, बेबे कानू शर्मांदियां मैगी खा ले। ये पंजाबी में है, मैंने खुद बनाया है याद करने के लिए। बेबे कानू शर्मांदियां मैगी खा ले। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस तरह से डिक्रीज करता है। और डेंसिटी की बात करते हैं ग्रुप 1 के लिए। डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप जाने पर जो है इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है इस वजह से। और मास भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक मास होता है बढ़ रहा होता है, तो इस वजह से डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। और वॉल्यूम इंक्रीज कर रही होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन मास इंक्रीज कर रहा होता है, तो इस वजह से डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। लेकिन यहां पे थोड़ी एक्सेप्शन आ जाती है सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम को पहले आना चाहिए, लेकिन आ कौन रहा है? पोटेशियम। ऐसा क्यों होता है? पोटेशियम सोडियम से हल्का होता है। क्यों? क्योंकि जो एक मिनट, सोडियम से पोटेशियम जाते वक्त मास तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। और वॉल्यूम का इंक्रीज जो है वो ज्यादा है, तो वॉल्यूम जो है वहां पे मास के फैक्टर को ओवरकम कर देता है। वॉल्यूम के इंक्रीज करने पर डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। दैट्स वाई ये एक्सेप्शन आ जाती है। और ग्रुप 2 में जो है कैल्शियम तक जो है वो डेंसिटी डिक्रीज करती है, और देन वो इंक्रीज करने लग पड़ती है।
The same reasons are there, poor shielding and shrinking of size, something like that. अब हम बात करते हैं फ्लेम टेस्ट में। हम एक फ्लेम टेस्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है कौन से कलर देता है। उसको याद करने की मैंने भी एक ट्रिक बनाई है। पहले क्या करना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को लिख लेना है वैसे ही, और फिर क्या करना है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम को भी एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है। फ्लेम टेस्ट में होता क्या है कि हम जो है ना, कोई मेटल लेता है उसको हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होता है कि जो देखो, सॉरी, एक मिनट, जो लोअर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, मान लो यहां पर है, वो जो है हीट देते ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाइयर वाले में आ जाता है। लेकिन हाइयर में अनस्टेबल होने की वजह से वो वापस जब जाता है तो उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, और वो जो एनर्जी होती है उस वो जो है विजिबल रीजन में फॉल करती है, इस वजह से जो है वो कलर दे देता है। तो क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट ही नहीं करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में, तो कलर ही शो नहीं करते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की लाइफ टाइम भी बहुत कम होता है, तो इन पर स्टडी नहीं किया गया है, कलर शो ही नहीं कर पाते हैं। जितनी देर में ये बन के खत्म भी हो जाएंगे हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मे बी दैट कैन बी द रीजन। बट अब चलो कैसे याद करना है। क्रीम यानी क्रिम्सन रेड, गोल्डन यानी कि गोल्डन येलो, वालियां यानी वॉयलेट, रेड यानी कि रेड वॉयलेट, बैग यानी ब्लू, ब्रेसलेट यानी ब्रिक रेड, क्रीम यानी क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। तो ऐसे याद रखना है, क्रीम, गोल्डन, वालियां, रेड बैग, ब्रेसलेट, क्रीम, एप्पल ग्रीन। ओके। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी जो थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेंडेंसी टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि मेटल के सरफेस से एनर्जी को स्ट्राइक करना या लाइट को स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से रिमूव होके बाहर चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना होता है, उसी को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो जब एनर्जी ज्यादा लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी कम हो जा रही है, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने की टेंडेंसी जो वो कम हो रही है। सो लिथियम डजंट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिथियम का जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है, जबकि सीजियम जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में मोस्टली इसी को ही, सीजियम को ही यूज किया जाता है। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1। जो अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता करेंगे। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर जो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, मतलब नीचे वाले जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स इन द टॉप मोस्ट पोजिशंस। ओके। अब देखो एयर के साथ इनका रिएक्शन, ठीक है। देखो एयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड बना लेता है जो कि कलरलेस होता है। सोडियम जो है वो परऑक्साइड बना लेता है जो कि कलरलेस होता है। और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो जो सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। ये देख लो, ये सुपर ऑक्साइड्स हैं, और जो कि येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एयर में जो है मोस्टली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बाकी सब तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम ही है जो नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्रेट बना देता है। ओके। अब ये देख लो, ये जो है एक PYQ है जेईई मेंस का। इसमें क्या है, रुबीडियम जो है वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रुबीडियम का जो है एक सुपर ऑक्साइड बना लेता है, जिसका फर्दर पानी के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो ये RbOH बना लेता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है साथ में निकलती है। यहीं पे लिखा है सुपर ऑक्साइड्स को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नहीं, सुपर ऑक्साइड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं परऑक्साइड से कंपैरेटिवली, और जब उनका रिएक्शन जो है पानी के साथ किया जाता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर वो देते हैं। अब हम जो है अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। ये देखो M जो है यहां पर, अब जब हम M जहां भी दिया होगा हम
मेनली अल्कली मेटल के बारे में ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो अब देखो, जैसे अल्कली मेटल को हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के साथ जब भी, ये कौन है? अल्कली मेटल रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बना लेगा, ये मेटल हाइड्राइड है, ठीक है। अब है रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह वगैरह, जो ग्रुप 17 के हैं। जैसे ही हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MX यानी कि मेटल हालाइड बना लेगा। अब रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अल्कली मेटल आयंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि उनका हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, ठीक है। इस वजह से जो है वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि इनका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये इसका एक ट्रेंड है जिसको आपको याद कर लेना है। और लिथियम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। अब देखो, अल्कली मेटल लिया और अमोनिया लिया, X+Y मोल्स ऑफ अमोनिया लिया। अब क्या हुआ? एक अमोनिएटेड कटायन बन गया जो ये दिखाई दे रहा है आपको, और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन गया। देखो, X अमोनिया है और ये Y अमोनिया है, यानी कि टोटल X+Y अमोनिया है, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो कटायन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और बोर्ड्स के नज़र से देखा जाए तो यस, इट इज इंपॉर्टेंट। अब सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करते हैं कि LiHCO3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनके ये वाले जो होते हैं सॉल्ट्स होते हैं ऑक्सो एसिड्स के, जिनकी डाउन द ग्रुप जाने पर जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है। यहाँ पे M क्या है? और अल्कली मेटल्स, ओके। और ये एक रिएक्शन है जो आपको याद करनी है, क्योंकि ये जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको याद कर लेना। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। ये आए सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ये उसका फॉर्मूला रहा। तो यहाँ पे जो है उनका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक बोल सकते हैं, केमिकल नेम है, और यहाँ पे उनका वो केमिकल फॉर्मूला है और साथ में उनका कॉमन नेम है। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्टिक सोडा के बारे में, क्योंकि ये कॉस्टिक सोडा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला है। तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है। अब कॉस्टिक सोडा के केस में क्या है? ये देखो, कैथोड पे जो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? गेन करता है, मरकरी को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं तो सोडियम अमलगम बन जाता है। और एनोड के केस में क्या करता है? क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज, क्लोरीन आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 के हाफ मोल्स बना देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। और सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम अमलगम बना देता है। अब ये वाला तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, उसका नेम है, वो याद रख लेना है। और हाँ, अभी मैंने ऑक्सो एसिड्स के बारे में बोला ना आपको, सोर्स ऑफ ऑक्सो एसिड, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। लेकिन आप फिर भी अगर पढ़ना चाहते हो डिटेल में, मैं रेकमेंड करूँगा कि यू शुड रीड NCERT लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर आपको पढ़ना ही है तो आप NCERT, आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है तो NCERT में जाके पढ़ लो इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को, ओके। अब है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2, यानी कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स। हम अल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम अल्कलीन अर्थ मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो ये भी हवा के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही ये मेटल ऑक्साइड बना लेगा, और ये भी कैसा होगा? बेसिक होगा। वाई? क्योंकि जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, और इसीलिए तो इनको अल्कलीन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। अल्कलीन उसी वजह से लगा है। और जो बेरियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक आ जाता है, एक एक्सेप्शन आ जाती है, और डाउन द ग्रुप जाने पे इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता जाता है, इनका बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जब भी किसी चैप्टर में आएगी, लगभग हर चैप्टर में आती है, तो मैं
मैं कोशिश करूंगा कि हर बार मैं इसको बताऊं ताकि ये चीजें ना याद भी रह जाएं फिर। अब देखो, ये है, इसको याद करने का तरीका क्या है, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। और कैसे याद करना है कि ये जो हैं, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, जबकि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको ना हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं इनमें से कितने एम्फोटेरिक हैं, या फिर इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है, या फिर इनमें से कितने जो है एसिडिक हैं। तो आपको पता होना चाहिए। और जैसे हम जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होती हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये मेटल नाइट्राइड बना लेते हैं। अब इसी मेटल नाइट्राइड को अगर हम H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, साथ में अमोनिया निकलता है। ठीक है, अब रिएक्शन विद वाटर। अब अल्कलीन अर्थ मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, अब रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं और H2 गैस निकल जाती है साथ में। अब हम इनके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ग्रुप 1 की तरह ही, लेकिन जो उनकी रिड्यूसिंग पावर है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली कम होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब ये सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया सेम है, बस ये 2 पॉजिटिव लग रहा है वहां और 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, वहां पे जो था 1 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो ग्रुप 1 वाले होते हैं ना, ये चीज तो मैं शायद बताना भूल गया था, ग्रुप 1 वाले होते हैं वो मोनोवैलेंट आयन बनाते हैं, जबकि ग्रुप 2 वाले जो होते हैं वो डाइवैलेंट आयन बनाते हैं, इस वजह से। अब हम रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन देख लेते हैं कि बेरिलियम को छोड़कर सभी एलिमेंट जो हैं ग्रुप 2 के वो हाइड्राइड बना लेते हैं। देखो, मेटल आ गया, अल्कलीन अर्थ मेटल, और हाइड्रोजन, तो MH2 हाइड्राइड बन गया। BeH2, बेरिलियम का हाइड्राइड कैसा होता है, सिंपल नहीं होता है, वो एक चेन टाइप बना लेते हैं, एक ब्रिज टाइप बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे एक बेरिलियम है। ओके, अब इसके इस तरफ एक हाइड्रोजन है, इस तरफ एक हाइड्रोजन है, इधर एक और इधर 2 तरफ बेरिलियम है। ओके, मैं थोड़े सफाई से बताता हूं। अब देखो, इसमें जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये जो बॉन्डिंग बन रही है ना ऐसे करके, इसको हम क्या बनेंगे, बनाना बॉन्डिंग। और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है, क्यों? अब देखो, यहां ऊपर वाली बनाना बॉन्डिंग को देखो, कितने सेंटर हैं, एक सेंटर ये आ गया बेरिलियम के साथ वाला, एक हाइड्रोजन के साथ वाला, एक बेरिलियम के साथ वाला, 3 सेंटर आ गए, तो 3 सेंटर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास है, एक हाइड्रोजन के पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया बॉन्ड, और ये पूरा एक बॉन्ड है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब चलो हम बात करते हैं हैलोजन्स के साथ अल्कलीन अर्थ मेटल की रिएक्शन की। ठीक है, जैसे ही वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स, वो MX2 बना लेते हैं, हलाइड बना लेते हैं। ये रिएक्शन भी याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड की। शायद मैं गलत नाम ले रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, ये भी जो है चेन बनाता है, जिसमें जो है बेरिलियम की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जब सॉलिड फेस में होता है, लेकिन जब वेपर फेस में होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, अब हम इनके सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स के बारे में देखें तो ये रहे उनके सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। इन रिएक्शंस को आप याद कर लेना, और आई थिंक ये वाला आपने किया होगा, मैं बताऊंगा नहीं कहां पर, बट यू हैव डन दिस रिएक्शन। तो जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है अल्कली मेटल्स की और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो, जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनमें सोडियम और जो पोटेशियम होता है उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है,
अब देखो सेल फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं, उनके सेल फ्लूइड्स में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कटायन है वो पोटेशियम आयन है, वो के पॉजिटिव है, वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सेल फ्लूइड्स में कटायन है, जिसका काम क्या होता है, ये एंजाइम्स को जो एक्टिवेट कर देता है और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है जब ये, और वो एटीपी में एटीपी दे देती है, मतलब ग्लूकोज जो ऑक्सीडेशन करके एटीपी प्रोड्यूस करता है, तो उसमें भी जो है के पॉजिटिव आयन जो है वो पार्टिसिपेट कर करते हैं, वो बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लेते हैं उसमें। ओके, अब देखो सोडियम आयंस, Na पॉजिटिव आयन जो है वो सेल्स के बाहर ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है मेनली। ओके, मेनली जो है वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है सेल्स के बाहर। ठीक है, इसकी जो है फंक्शंस ये हैं, ये नर्व सिग्नल की ट्रांसमिशन का काम करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्लो को जो है रेगुलेट करता है। रेगुलेट यानी कि कितना वाटर जाना चाहिए इस जगह पे, कितना नहीं जाना चाहिए उसको। और सेल्स में शुगर और अमीनो एसिड्स के ट्रांसफर का काम भी सोडियम आयन ही करता है। हमने अल्कली मेटल्स की जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो के बारे में हमने स्टडी कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल्कलीन अर्थ मेटल्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। देखो, बॉडी का जो 99% कार्बन है ना, वो बोन्स और टीथ में ही होता है, दांतों और हड्डियों में ही बॉडी का 99% कैल्शियम जो होता है प्रेजेंट होता है। कैल्शियम प्ले रोल इन, मतलब कैल्शियम क्या क्या काम करता है, ब्लड कोएगुलेशन का, न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस का, इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन का, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का, ये चीजें याद करनी है, इनके फंक्शंस वगैरह। ठीक है, अब देखो कैल्शियम की कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन कितनी है प्लाज्मा में। 100 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि हर 1 लीटर प्लाज्मा के अंदर 100 मिलीग्राम कैल्शियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कैल्शियम जो है वो, इसकी कंसंट्रेशन जो है 2 हार्मोन्स द्वारा जो है मेंटेन की जाती है। कौन कौन? कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड, ये 2 हार्मोन्स हार्मोन्स जो हैं वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा में जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। अब मैग्नीशियम दूसरा एलिमेंट है जिसका क्या है, काफी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। देखो, मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ कोफैक्टर इन ऑल द एंजाइम्स, ये कोफैक्टर की तरह काम करता है सभी एंजाइम में दैट यूटिलाइज एटीपी, जो कि एटीपी को यूटिलाइज करते हैं इन फॉस्फेट ट्रांसफर में। मतलब वो सभी एंजाइम्स जो फॉस्फेट ट्रांसफर के दौरान एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, उनमें मैग्नीशियम जो है एज अ कोफैक्टर काम करता है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब, सॉरी सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ऐसे लिखना पड़ेगा, सब्सक्राइब माय चैनल। कौन क्या है मेरे चैनल का नाम, आप जानते ही होंगे, डॉन क्लासेस। ठीक है, और अपने भाई बंधुओं को भी बताना जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में हैं। और अगर आपको कुछ अच्छी चीज मिल रही है तो आपको रेकमेंड करना चाहिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ओके, तो सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना मेरे चैनल को। ओके, अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड या क्यूकलाइम बोलें, CaO जो होता है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं, CaO CO2 बन जाता है। जो Ca होता है वो बेसिक होता है और CO2 जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये रिएक्शन याद कर लेना। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइम बोलते हैं, CaOH2। ये क्या करते हैं, क्यूकलाइम में जब हम वाटर का एडिशन करवा देते हैं, देखो क्यूकलाइम लिया, इसमें वाटर का एडिशन करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, अब है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये लाइमस्टोन, चौक, मार्बल एक्सेट्रा की फॉर्म में जो है वो अक्कर करता है नेचर में। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O, जो प्लास्टर करते हैं ना हड्डी वगैरह टूटने में, वहां पर भी ये यूज होता है। तो ये याद कर लेना, इनके फॉर्मूलाज और इनका और इनको डिटेल में पढ़ना है तो एनसीईआरटी देख लेना आप। ओके, नाउ एक ये है
लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये याद कर लेना। ओके। और सीमेंट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 304 पे जाना। एक टॉपिक है छोटा सा उस पेज पे सीमेंट के बारे में, उसको आप रीड कर लेना। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो पूरे ही चैप्टर को लाइन बाय लाइन पहले तो एनसीईआरटी से रीड करें, उसके बाद जब आपके एग्जाम्स नियर आ रहे हों तो आप जो है ये मेरे नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट्स निकाल लो या नोट कर लो, और उनको तब रिवाइज करो जब लास्ट के दिन हो। बट या मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं अपने लेक्चर में, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डाली हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, अब है डायगोनल रिलेशनशिप, सॉरी, अब है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द सेम पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना हो तो एनसीईआरटी को रेफर कर लो। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़नी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तब आपको नहीं करना है, लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स तब आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो है डायगोनल रिलेशनशिप को डिटेल में पढ़ना। ओके, तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ना, ठीक है, खूब मेहनत करो और दिल लगा कर पढ़ो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को यार, सॉरी क्या हुआ मेरे हाथ को, हाँ मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो डाउन क्लासेस को आप जो है सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर भी कर देना। और ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से पढ़ना दिल लगाकर, और हाँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, और डेली हैबिट बना लेना कि जो समरी होती है चैप्टर की उसको रीड करना। आई थिंक आपको 3 चैप्टर की समरी तो डेली रीड करनी है, क्योंकि उससे ना आपका ना एक थोड़ा सा माइंड में आइडिया हो जाता है कि पूरा चैप्टर क्या था, आप भूलते नहीं हो जल्दी। और मेरे शॉर्ट नोट्स को भी डेली बेसिस पे रीड करते रहना। एनसीईआरटी को तो आपने रीड करना ही है, अपने डिटेल में तो चैप्टर को पढ़ना ही है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स जो हैं ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो इनको भी आप रीड करते रहना। एंड थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए दिल लगाकर। ऑल द बेस्ट।